नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। सर, बजट सत्र का जो दूसरा हिस्सा था जैसे ही सोमवार को शुरू हुआ, इतना बवाल मचा दिया इन्होंने सर। पहले खुद ही कहा था कि ओम बिरला को के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा चाहते हैं। जब उसके लिए सरकार तैयार हो गई, तो अब ये पहुंच गई कि जो वॉर चल रहा है ईरान के साथ, इस पर चर्चा करेंगे। सर, ये चाहता क्या है विपक्ष? 2014 मई में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी और तब से लेकर के अब तक ये तीसरी लोकसभा है और राज्यसभा का भी कार्यकाल साथ ही चलता है, सदन की कार्यवाही साथ ही चलती है। दोनों सदनों को लगभग हर सत्र इन्होंने शुरू के 10-12 दिन भेंट चढ़ाने ही चढ़ाने हैं हंगामे के। उसको राजनीति का अखाड़ा बनाना ही बनाना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ये भूल गए कि ये तो निरंतरता में ही बजट सत्र चल रहा है। तो इस सत्र के शुरू के 10-12 दिन तो आप भेंट चढ़ा ही चुके थे, तो दूसरे चरण को भी आप भेंट चढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैटर सीरियस है। और सीरियस इस मामले में है कि आपने ये तय कर लिया है कि अगर इस देश की जनता हमें नहीं चुनेगी तो जिनको चुन रहे हैं उनको हम काम भी नहीं करने देंगे। यानी ये एक तरीके से जनता के खिलाफ ही प्रदर्शन, नारेबाजी, सदन को रोकना, ये गुस्सा जनता पर निकाला जा रहा है। हाँ, सिर चुन लिया है नरेंद्र मोदी का और सिर चुन लिया है स्पीकर का और सभापति का कि इनको बहाना बनाएंगे। कभी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए अपमानित करेंगे, कभी एमएम नरवणे की पुस्तक का बहाना करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधेंगे और कभी पश्चिम एशिया के संकट को मुद्दा बनाएंगे। उनको हर संसद सत्र के शुरू में या तो कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट चाहिए, या पेगासस चाहिए, या मणिपुर चाहिए, या बीबीसी की 2 हिस्सों की डॉक्यूमेंट्री चाहिए। कुछ ना कुछ इनको चाहिए ताकि ये पार्लियामेंट को रोकने का कोई ना कोई बहाना बना सकें। तो वही हम और आप देख रहे हैं। सर, लेकिन ताज्जुब इस बात का होता है ना कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। जब आपने सर तय कर लिया कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, आप ही लेकर आए, और जब बहस के लिए सब कुछ तैयार हो गया, लिस्ट सामने आ गई कि ये वक्ता होंगे सरकार की तरफ से, तो क्या उस लिस्ट को देखकर डर गए सबके सब, अखिलेश और राहुल गांधी? तो इनको लगा कि एक और रायता फैलाया जाए, और फिर अचानक से सर इनको चिंता क्यों सताने लगी कि वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा? राहुल गांधी तो कैसे हंस रहे थे सर, कितने खुश हो रहे थे जब ट्रंप ने कहा था कि डेड इकोनॉमी है इंडिया की। तो अब इनको इकोनॉमी की इतनी चिंता क्यों होने लग गई? चिंता ना इनको डोनाल्ड ट्रंप के हमलों की थी जब वो कर रहे थे भारत पर, ना इनको पश्चिम एशिया से कोई लेना देना है, वहां जो युद्ध छिड़ा हुआ है, ना इनको इंडियन इकोनॉमी से कुछ लेना देना है, ना उसकी चिंता है। इनके भीतर नफरत का भाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और इस देश की जनता के खिलाफ। हर बार ये एक बहाना बनाएंगे, किसी ना किसी को मुद्दा बनाएंगे और इसी तरह का तांडव करेंगे, इसी तरह का नाटक नौटंकी और पाखंड करेंगे। आप इनकी ड्रेस देखो ना, ये क्या ड्रेस पहन करके आते हैं संसद। एक ढीला ढाला सा पजामा, और पजामा भी क्या, वो जैसे वो मियाँ लोग पहनते हैं ना, ऊंचा। नीचे से करीब करीब 2-2.5 इंच ऊंचा, उसी तरह का। तो किसको मैसेज दे रहे हो? और अगर इतनी बेसिक सी समझ आपको नहीं है कि पार्लियामेंट में आप क्या पहन करके जाएं और क्या ना जाएं, और जानबूझ करके इस तरह की हरकत करना, तो फिर ऐसा करो ना, आपके 99 सांसद हैं इंक्लूडिंग योर सिस्टर, तो सबसे कहो कि मेरी तरह ही
उल्टे सीधे कपड़े पहन करके संसद पहुंचे। कर लो ये काम, ये भी आप क्यों रोके बैठे हो? सबको आप अनुशासित करो और सबको एक ड्रेस कोड लागू कर दो कि आपको इसी तरह के कपड़े पहन करके पार्लियामेंट जाना है। ये होती है एक्चुअल में फ्रस्ट्रेशन की इंतहा, फ्रस्ट्रेशन की इंतहा, क्योंकि इनको पता है कि अब देश की जनता ने इनको अब मुंह लगाना भी बंद कर दिया है, मीडिया ने भी अब सीरियसली लेना बंद कर दिया है। अभी अंजू जी 3-4 दिन पहले ही, बल्कि 2 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने दिशा निर्देश दिए हैं बार्क को कि अगले 4 सप्ताह के लिए आप ये टीआरपी का जो धंधा है इसको बंद कर दीजिए। और ये भी कहा है उसमें कि अगर जरूरत पड़े तो अगले आदेशों तक इसको बंद कर दीजिए। तो ये क्यों किया गया है? एक तो बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा था और दूसरे ये खाड़ी के देशों में जो कुछ चल रहा है वो तो चल रहा है। चलो, ये तो आप इजराइल की और अमेरिका की बददिमागी समझ लीजिए, एक जुनून समझ लीजिए, जो भी आप उसका नाम दीजिए, वो कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ टेलीविजन चैनलों पे किस किस तरह के जहाज उड़ाए जा रहे हैं, किस तरह की आग लगाई जा रही है स्क्रीन पर, किस तरीके से सनसनी खेज तरीके से उसको पेश किया जा रहा है, आप अंदाजा लगाइए। 1 करोड़ के आसपास खाड़ी के देशों में भारतीय कामकाज के सिलसिले में हैं, 1 करोड़ के आसपास। उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी ये सीन देख करके जो टेलीविजन चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं, और जिस तरह का सनसनीखेज तरीके से वो प्रस्तुतिकरण होता है, ड्रामेटिक अंदाज में ये सब दिखाया जाता है। तो एक जिम्मेदार देश का एक जिम्मेदार मीडिया भी होना चाहिए। जितना हो रहा है उतना ही दिखा लो, लेकिन उसको कई गुना बढ़ा करके और हल्दी नमक मिर्च और सब लगा करके, और बड़े बड़े, माफ करना, वो सारे जितने भी जर्नल्स हैं, बड़ी मूंछों वाले लोगों को बैठा करके आप जिस तरह की चर्चाएं करवा रहे हो, और वहीं एक युद्ध आपके स्टूडियो में ही हो रहा है, आपस में वो गुत्थम गुत्थाई नहीं हो रहे, बस बाकी सारा कुछ हो रहा है। अभी पिछले दिनों कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कितनी मोटी गाली दी है, भद्दी गाली दी है एक सेना के अधिकारी को। तो यही बाकी बचा था ना इस देश में, कि जो सेना, जिसके अधिकारी अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं भारतीय सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको आप बुला करके सम्मान देने से तो रहे, उनको गालियां निकलवा रहे हो आप। और बेशर्मी की इंतहा ये है कि अगले दिन वो प्रवक्ता फिर इनके स्टूडियो में जुड़े हुए दिखाई देते हैं। जिसने एक बार किसी सैन्य अधिकारी को गाली दे दी या कोई भी उसकी शान में गुस्ताखी कर दी, उसको दोबारा अगले ही दिन फिर से टेलीविजन चैनल पर बुलाना, क्या है ये सब? इसी तरीके, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि टीआरपी की वजह से आपको लगता है कि आप चाहे कितनी भी नीचता पर उतर आए, पर आपको टीआरपी चाहिए। तो ये जो नंग नाच हो रहा है आजकल टेलीविजन चैनलों पर, इनके ओनर्स की भी, इनके एडिटर्स की भी, और जो भी प्रोग्राम के इनपुट और आउटपुट एडिटर हैं, सबकी जिम्मेदारियां तय होनी चाहिए। और लोग कहेंगे कि साहब हस्तक्षेप कर रही है सरकार और ये हो रहा है, दखल अंदाजी हो रही है, मीडिया को काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये मीडिया की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपनी सरहदें तय कर लें, अपने लिए खुद ही एक तौर तरीका तय कर लें? आप ऐसे हालात पैदा करेंगे तो ये बड़ा शर्मनाक स्थितियां, परिस्थितियां हैं। और देखिए, पहला जो बजट सत्र का पहला हिस्सा था वो तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में अपनी बात रख पाए। वहां भी इन्होंने शुरू कर दिया था, नारेबाजी शुरू कर दी थी, 5 मिनट नारेबाजी करके वहां से निकल गए थे। लेकिन लोकसभा में क्या हुआ था अंजू जी? लोकसभा में महिला सांसदों को प्रधानमंत्री की सीट पर भेज दिया गया। वहां वो सर्किल बना करके खड़ी हो गई, बड़ा सा एक पोस्टर बैनर खोल लिया उन्होंने वहां पर,
ऐसा कभी देखा गया क्या पार्लियामेंट में, भारतीय संसद में देखा गया क्या? वहां क्या सीन क्रिएट होने वाला था, वो लोकसभा के स्पीकर ने बताया था अगले दिन कि मैंने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया कि आप ना आए, कोई अनहोनी हो सकती है। मुंह दिखाने के लायक बचती क्या संसद या स्पीकर? कांग्रेस तो खैर नकटी हो चुकी है, तो उसको तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री के साथ उस दिन कुछ हो जाता तो जो सत्ता पक्ष के सांसद और उनकी जो महिलाएं बैठी थी भारतीय जनता पार्टी की, वो खामोश रहती उस दिन। वहां क्या सीन क्रिएट होता? वहां उस दिन मारपीट होनी थी। जो हमने उत्तर प्रदेश के सदन में एक बार देखा था, माइक उखाड़ उखाड़ करके और निशाने साध साध करके लोगों के सिरों में मारे जा रहे थे माइक, वो सीन लोकसभा में उस दिन होता अगर प्रधानमंत्री के साथ कुछ हो गया होता। तो ये जो अराजकता आप सदन के भीतर और सदन के बाहर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? असली मकसद क्या है इन सब चीजों का? और अगर आपने स्पीकर के खिलाफ एक नोटिस दिया था अविश्वास का, तो अगर आप में हिम्मत है, गूदा है, तो आप उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैदान में आइए ना। अब आप उससे भाग क्यों रहे हैं? भाग इसलिए रहे हैं कि टीएमसी, उसने अभी तक भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कई दूसरे विपक्षी दलों ने अभी तक अपना इनका साथ नहीं दिया है। ये जो मनमानी कर रहे हैं और भेड़ बकरियों की तरह जो दूसरे दलों के सांसदों को हाँकना चाहते हैं लाठी लेकर के, अब राहुल गांधी की लीडरशिप को बाकी दल जो है वो एक्सेप्ट करने को, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दूसरे, इनको लग रहा है कि अविश्वास का प्रस्ताव का नोटिस तो दे दिया, वो एक्सेप्ट भी हो गया, कार्यसूची में भी आ गया कि आइए चर्चा कर लीजिए, पर तैयारी कुछ नहीं है इनकी। जो आरोप लगाए हैं इन्होंने स्पीकर पर, उनको प्रमाणित करने के लिए इनके पास तथ्य कुछ नहीं है। आज राहुल गांधी को आपने सुना कैमरों पर, वो क्या कह रहे थे कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी या पश्चिम एशिया के संकट पर जब चर्चा होगी, तो प्रधानमंत्री की एप्स्टीन फाइल पर भी हम चर्चा करेंगे, हम फला ढिमकाने पर भी चर्चा करेंगे, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। मतलब आपने मजाक बना के रख दिया है कांग्रेस पार्टी को। संसद को बनाया कि नहीं बनाया वो तो छोड़ दीजिए, आपने कांग्रेस पार्टी को मजाक का विषय बना करके रख दिया है और लोगों ने अब इनको सीरियसली लेना बंद कर दिया है। सर, आप नैरेटिव की बात कर रहे थे, किस तरह की बातें और किस तरह से ये टीवी चैनल्स पर जाकर नैरेटिव बनाते हैं। आप ये सोचिए कि ये लगातार कि भारत के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईरानी जहाज आया, भारत की सीमा के अंदर उसके ऊपर हमला कर दिया अमेरिका ने, कैसे उसकी हिम्मत हो गई? किसी को एबीसी नहीं पता सर कि वो इंटरनेशनल वाटर्स में था, वो भारत की सीमा में नहीं था, वो श्रीलंका के पास था। लेकिन आप आज भी टीवी चैनल्स खोल के देखिए, इनके प्रवक्ता यही बोल रहे हैं कि वो मेहमान था, उसको वहां तक छोड़ के आना चाहिए था। सर, ये कैसी बचकानी दलीलें हैं? और जब इन्हीं पर आज सदन में खड़े होकर हमारे विदेश मंत्री ने जवाब देना चाहा, तो विपक्ष ने कैसा हल्ला गुल्ला किया, कितने थे जो वॉकआउट कर गए। तो सुनते तो ये है नहीं सर, सवाल उठाते हैं और जब सरकार जवाब देने के लिए खड़ी होती है तो सारे भाग जाते हैं। नहीं, हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद है एक्चुअल में। वो बाकी सब चीजों को नहीं सुनना है ना इनको। जो आप तथ्य और सत्य सदन और देश के सामने रखना चाहते हैं, वो इनको नहीं सुनना है, ना सुनने देना है। वरना जो मैंने कहा है कि 91 लाख के आसपास भारतीय खाड़ी के देशों में रह रहे हैं, उनके परिवार वालों को भी तो इस बात की चिंता होगी। वो भी तो सुनना चाहते होंगे कि देश का विदेश मंत्री क्या बयान दे रहा है उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनको वापस लाने के लिए। और जो दूसरे इश्यूज हैं ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित, जो जिस पर ये रायता फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि तेल महंगा हो जाएगा। अभी ये पाकिस्तान है क्या? ये हिंदुस्तान है। वो भिखमंगा देश नहीं है पाकिस्तान की तरह। हमारे यहाँ ऊर्जा संरक्षण के सारी व्यवस्थाएं हैं। 45 दिन का रिजर्व अभी भी हमारे पास है। 45 दिन तक कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। और विदेश मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि दिन रात हमारी मिनिस्ट्री
उन देशों के संपर्क में है जहां से हम तेल की आपूर्ति अबाध गति से, जैसे पहले आ रही थी वैसे ही होती रहे। तो छोड़ दो 45 दिन का तो रिजर्व है हमारे पास, उसके भी अगले 45 दिन का जो है हम व्यवस्था करने में लगे हुए हैं कि हमारे देश में ना तेल की कीमतें बढ़ाने की नौबत आए और ना ही किसी तरह का संकट हो। और मान लीजिए, मैं तो ये कहता हूं, मान लीजिए संकट हो गया 45 दिन बाद, और 45 दिन के बाद भी ये युद्ध नहीं रुकता है और ये हमारा जो जलडमरू मार्ग है या हॉर्मुज स्ट्रेट है वो बाधित होता है, ठीक है, तो भाई हम इतने देशभक्त तो हैं कि 10-20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 2 महीना गाड़ी ना चलाएं? इतने तो देशभक्त हैं हम एनार्की तो पैदा नहीं होने देंगे इसके लिए देश के भीतर। जिन घरों में 2-3 गाड़ियां चलती हैं उनमें एक गाड़ी चलती रहेगी, ठीक है भाई, उसमें काम कर लो। या जो हमारे सार्वजनिक यातायात के साधन हैं हम उनका सहारा ले लेंगे। जब देश पर कोई किसी तरह की विपदा आती है, संकट आती है या कहीं कोई कमी बेसी होती है, तो देश के नागरिकों का क्या दायित्व होता है? हाथ पैर फुलाना, दहशत का वातावरण क्रिएट करना, सरकार को नीचा दिखाने की कोशिश करना, छाती पीटने लगना। यही ये परख होती है कि एक्चुअल में देश के साथ कौन खड़ा है, देशवासियों का हौसला कौन बढ़ा रहा है और अराजकता फैलाने के लिए अफवाहें कौन उड़ा रहा है। और अगर आपकी नीति यही है, आपका हेतु यही है, मकसद यही है, तो फिर जो इलाज देश की जनता ने आपका कर रखा है, आप उसी के लायक हैं। सर, अभी-अभी इन्होंने एआई समिट में क्या रायता फैलाया, आप देखिए कैसे जब इतने सारे 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर थे, बाहर की कितनी सारी कंपनियाँ यहाँ पर थी, वहाँ जाकर कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ किया। उससे मन नहीं भरा राहुल गांधी एंड कंपनी का, जो अब ये रायता फैलाया जा रहा है। और सर, सबसे अहम सवाल ये है कि आप जिस तरह के बयान देते हैं कि तेल खत्म होने वाला है, अब एलपीजी का सिलेंडर ऐसा हो जाएगा, मिलेगा नहीं, तो आप लोगों के मन में कितना डर भर रहे हैं और खामखा लोग जो है पेट्रोल पंप के बाहर खड़े हो जाएंगे पैनिक में। आप एनार्की फैलाना चाहते हैं ना, इसका मतलब तो साफ है। और दूसरे जिस तरह के कपड़े पहनकर आप आ रहे हैं, या ईरान का वो जो नेता मारा गया है उसको लेकर जिस तरह से आंसू बहा रहे हैं, बड़ी बड़ी चिट्ठियां लिख रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि आप एक वोट बैंक को खुश कर रहे हैं। उनको दिखाने की कोशिश करें कि देखिए, हम तो संसद भी नहीं चलने दे रहे तुम्हारी वजह से, क्योंकि देखिए खामेनेई तो ऐसे ही मारा गया, वो तो बड़ा निर्दोष आदमी था। खामेनेई इनका धर्म गुरु होगा, इनके परिवार का मुखिया होगा, जो सोनिया गांधी भी लंबे लंबे लेख लिख रही हैं उसके लिए। देश को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देश का बहुसंख्यक आबादी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि खामेनेई के चलते बहुत सारे देशों में हिजबुल्लाह जैसे, हमास जैसे, आईएसआईएस जैसे, हूती जैसे संगठन खड़े हुए हैं, आतंकवादी संगठन खड़े हुए हैं और उन्होंने निर्दोषों का खून बहाने का काम किया है। यहूदी मानव नहीं हैं, उनकी कोई भावनाएं नहीं हैं, उनको कोई जीने का अधिकार नहीं है। हिंदुओं को कोई जीने का अधिकार नहीं है जहां वो अल्पसंख्यक हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। उनको मार दिया जाना चाहिए, उनके धर्म स्थलों को तहस नहस कर दिया जाना चाहिए, उनकी बहू बेटियों को उठा करके उनका रेप कर देना चाहिए। उनके लिए तो कभी नहीं आंसू बहाते ये। तो जिन आतंकवादियों को, आतंकवादी संगठनों को वित्त पोषित कर रहे थे खामेनेई, और जो कई देशों में तबाही का बायस बन गए थे, 7 अक्टूबर की जो घटना 2023 में हुई थी इजराइल में, जिसमें 1200 लोग एक ही दिन में मारे गए थे और युवतियों को वहां से उठा लिया गया था। एक सीन आज तक मैं भूलता नहीं हूं, कभी शायद जिंदगी में भूल भी नहीं पाऊंगा। एक जीप का, खुली जीप पर सवार थे ये आतंकवादी दरिंदे, और उस युवती को, शायद वो फ्रांस की युवती थी जो एक कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए आई थी, उसका आधा बदन जो है उगड़ा हुआ था और उसको अर्ध मूर्छित अवस्था में उसके ऊपर टांग रख करके ये लोग बैठे हुए थे और अट्टहास लगा रहे थे। महिलाओं को किडनैप कर रहे थे जबरन,
उनकी तस्वीरें उतार रहे थे। ऐसे दरिंदों को बख्श सकता है कोई? और ऐसे दरिंदों को तैयार किसने किया? पैसा किसने मुहैया कराया? इसी खामेनेई ने कराया। तो आप आतंकवादियों के साथ हैं, आतंकवादियों के सरगनाओं के साथ हैं, जो कश्मीर में, कश्मीर के अलावा पूरे भारत में अलग-अलग हिस्सों में, मुंबई से लेकर के हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में कितने सीरियल धमाके हुए। राम राम मंदिर तब तक बना नहीं था, तब वहाँ की कचहरी में खून बहाया गया था। अयोध्या में अलग-अलग जगहों पर कितने आतंकवादी हमले हुए हैं। आप ऐसे आतंकवादियों के साथ हैं, क्योंकि मुंबई पर जब अटैक हुआ था 3 दिन वो दहलती रही थी। उसके बाद बराक ओबामा ने पूछा था मनमोहन सिंह से कि हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आप लोग पाकिस्तान को बख्शेंगे नहीं, कुछ ना कुछ करेंगे उस पर। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वो 2009 में लोकसभा के चुनाव आने वाले थे, मेरे ऊपर बहुत दबाव था कि कोई कार्रवाई ना की जाए। तो इन लोगों के समय में भारत जिस गर्त में पहुंच गया था अंजू जी, उस गर्त से बाहर निकालने का काम इस समय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर। घर में घुस करके मारते हैं। उड़ी के बाद भी, पुलवामा के बाद भी, पहलगाम के बाद भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो ये लोग क्यों ना खामनई के लिए आंसू बहाएंगे और लंबे लंबे लेख लिखेंगे। और चलो अच्छा है ना, देश को पता लग रहा है कौन कहाँ खड़ा है और कौन किसके साथ खड़ा है। ये पता लगना बहुत जरूरी था। अब तक तो दबी छिपी बातें चल रही थी ना, अब खुला खेल फर्रुखाबादी है। अब पता लग रहा है कि कौन देश के साथ है, कौन देश के खिलाफ काम कर रहा है। तो ये चीजों का खुलासा होना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सर, खुद ब खुद ये खुलासा कर रहे हैं। और फिर सर, इतने दर्द में डूबी थी सोनिया गांधी, कितना लंबा लेख लिख डाला। पहलगाम में हमारे 26 लोगों के साथ जिस तरह से धर्म पूछ कर उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, उस वक्त तो सोनिया गांधी का दिल नहीं पसीजा। उस वक्त तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा सर। आप याद कीजिए, पहलगाम के टाइम राहुल गांधी का सिर्फ एक ट्वीट आया था, और अभी जो ईरान में हो रहा है इसको लेकर तो पिछले दिनों में पता नहीं कितने ट्वीट आ चुके हैं। थैला लेकर तो इनकी बहन पैलेस्टीन का घूमती थी ना। तो सर, ये करना क्या चाहते हैं ये इनको खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप ये सोचिए सर कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जब तक मेरे खिलाफ ये जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, जब तक इसकी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, मैं तब तक संसद में नहीं आऊंगा। और आज अगर ये बहस हो जाती, कल तक चलती सर, तो उसके बाद दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाता। ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाए सर, ये तो वैसे ही औंधे मुंह गिरने वाला है, इसमें दम तो है ही नहीं। लेकिन ये चाहते ही नहीं कि सब कुछ हो, इसीलिए नया मुद्दा लेकर आए। कल जब उस मुद्दे पर सरकार मान लीजिए बात करने को राजी होगी, फिर कोई नया ले आएंगे। अब तो यहां तक खबरें आ रही हैं कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार के खिलाफ भी इंपीचमेंट मोशन लाने की तैयारी में है। देखिए, बात ऐसी है कि ये जो हाई मॉरल एक रास्ता अपनाया जाता है ना, ये उनके सामने अपनाया जाना चाहिए जिनकी निगाह में इन वैल्यूज की कोई वाकई वैल्यू हो, इन नैतिक कदमों की कोई वैल्यू उनके दिमाग में हो। ये किसका सम्मान करते हैं? ना ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते, ना ये स्पीकर का करते, ना ये राज्यसभा के सभापति का करते, ना ये राष्ट्रपति का करते, ना ये इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का करते, ना ये संवैधानिक संस्थाओं का करते, ना मुख्य चुनाव आयुक्त का सम्मान करते। किसका सम्मान करते हैं? तो मुझे लगता है कि सरकार को जरा इस पर रीथिंकिंग करनी चाहिए, और स्पीकर साहब को भी, उनको ये जो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि जब तक इसका निपटारा नहीं हो जाएगा वो चेयर पर नहीं आएंगे, छोड़ना चाहिए उसको और सीधे चेयर पर आकर के बैठना चाहिए। और जब इस पर विचार हो तब वो वहां से थोड़ा हट जाएं कि ठीक है, अब जगदम्बिका पाल या कोई और आकर के उस कार्रवाई को पूर्ण कर ले। पर कोई जरूरत नहीं है इतनी बड़ा दिल दिखाने की या बड़े बड़े संकल्प लेने की। इनकी निगाहों में कोई वैल्यू। और मैं आपको बता दूं, मैंने एक प्रोग्राम भी किया था आज दोपहर में, काफी लोगों ने वो देखा भी है, पसंद भी किया है। मैंने उसमें यही कहा था कि ये जो बदमाशी शुरू हुई है कि एडजर्न मोशन ले आए पश्चिमी एशिया के संकट पर,
आधी ये रात क्यों को। लेकर के आए हैं? ताकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को टाला जा सके, लिंगर ऑन किया जा सके। आज ये मुद्दा ले आए हैं, कल फिर इस पे हंगामा होगा, परसों फिर उस पे हंगामा होगा, उसके बाद कोई और मुद्दा आ जाएगा, फिर उस पर हंगामा करना शुरू कर देंगे। ये अविश्वास प्रस्ताव पर बहस को टालते रहेंगे और इसलिए भी टालेंगे कि आज निशिकांत दुबे ने कैमरों पर आकर के कहा है कि इनकी ऐसी पोल खोलेंगे इस पर, एलओपी की, इनके सारे कच्चे चिट्ठे हम खोलने वाले हैं, तो इनको अच्छे तरीके से पता है कि इनका क्या होने वाला है। बहुत लंबी पूंछ लगाने वाले हैं सत्ता पक्ष के लोग। नंबर 2, देखिए सदन में आज कौन कौन दिखाई दिया है अग्रिम पंक्तियों में बैठे हुए? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर। इन तीनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप लोग जरा इस बार ठीक तरीके से इनकी धुलाई हो जाए और इनके दिमाग ठिकाने लग जाए, इसकी व्यवस्था करिए। और ये सारे मंत्री आपको अगले कुछ दिनों में दिखाई देंगे वहां बैठे हैं, जब तक इन सारी चीजों का निपटारा ना हो जाए। तीसरी बात अंजू जी, बजट सत्र के इस दूसरे चरण में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने हैं। अभी बजट भी पारित होना है, तो ऐसे ही अराजकता नहीं चलने दे सकती है सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनकी मनमानी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। एक बात और कह देता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो अंतिम लोकसभा का सत्र हुआ था, उसमें 146 सांसदों को निकाल बाहर किया गया था दोनों सदनों के। सरकार उसके लिए भी अब तैयार है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उठा उठा करके बाहर फेंका जाएगा। अगर आप सदन को नहीं चलने देंगे तो आपकी गुंडागर्दी भी नहीं चलने दी जाएगी। इस मोड में सरकार आ गई है। सर इस मोड में आना ही पड़ेगा ना। आप सोचिए, आज जगदंबिका पाल ने जब सदन में ये कहा कि एक दिन का संसद की कार्रवाई चलाने का खर्च 9 लाख है और इतने दिनों में करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं, और ये पैसा किसका है सर? इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है ना, जिसको कि ये ऑपोजिशन बर्बाद कर रही है। तो आपको कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेना है तो सीधे से बाहर बैठ जाइए ना सर, फिर सरकार अपना सुचारू ढंग से काम करे। उनको तो बिल भी पास करने, उनकी तो जवाबदेही है, विपक्ष की तो कोई जवाबदेही कहीं है नहीं ना। उनके अगली बार वो 99 से पता नहीं 9 सीटें आएंगी, ये तो इनको पता है। तो सरकार जो चला रहे हैं सर, उनकी तो जिम्मेदारी है, वो तो बिल लाएंगे जनता के हित के, देश के हित के। तो फिर तो इनको सर बाहर बिठाना ही ठीक रहेगा। 146 गए थे, इस बार हो सकता है पूरा का पूरा विपक्ष ही बाहर हो। देखिए सरकार के ऊपर भी प्रेशर है जनता का इस समय। आप अपने कमेंट बॉक्स में देख लीजिए ना, कितने लोगों की टिप्पणी ये आती है कि इनको सबक सिखाया क्यों नहीं सिखाया जा रहा है। बिल्कुल। मोदी सरकार कायराना बर्ताव क्यों कर रही है, डर क्यों रही है, और मोदी जी कमजोर पड़ रहे हैं, वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये लोगों की जो भावनाएं हैं वो इस समय चरम पर हैं। वो चाहते हैं कि बहुत कड़ी कार्रवाई होती हुई देखें वो लोग। तो वो एक प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है। दूसरी बात ये है कि भाई आपको अगर वाकई आगे बढ़ना है तेज गति से, तो अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित बहुत सारे विधायी कार्य होते हैं जिनको सदन की मंजूरी लेनी ही होती है, तभी आगे बढ़ते हैं सारे काम जितने भी रुके पड़े रहते हैं। तो वो अगर सरकार को करने हैं तो फिर इनका इलाज करना पड़ेगा। सर बिल्कुल इनका इलाज करना पड़ेगा। और एक चीज मैं और आपसे समझना चाहती सर कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जिस तरह से कह रहा है कि भारत को 1 महीने की मोहलत दी जाती है, वो रशिया से तेल खरीद सकता है, उसको लेकर बड़ा कूद रहे हैं सब के सब की वो दादागिरी कैसे दिखा सकता है। सर पहला सवाल तो ये कि भारत ने तो कभी तेल खरीदना बंद ही नहीं किया, इस तथ्य को ये एक्सेप्ट ही नहीं करते। इनके सारे प्रवक्ता चैनल्स पर बैठकर यही रायता फैलाते रहते हैं कि भारत क्या तेल लेगा किसी देश से, तो अमेरिका से पूछ कर लेगा सर। और ये अपने दिन भूल जाते हैं सर, कैसे हाथ बांधे खड़े रहते थे इनके प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने। कमी तो हमारे मीडिया में भी है ना। हमारे मीडिया को इनसे पूछना चाहिए कि वो एप्लीकेशन दिखाओ जो बेसेंट को या अमेरिका के राष्ट्रपति को हमारी भारत सरकार ने परमिशन लेने के लिए लिखी है। लिखी है क्या? कुछ कोई याचिका लगाई है क्या व्हाइट हाउस में या अमेरिका की सरकार की?
तो वो है कौन हमें परमिशन देने वाले, क्या है वो? तो वहां तो ये लगातार बकवास चलती आई है, चलती रहेगी। एक्चुअल में अमेरिकन्स की एक बड़ी भारी बीमारी है, उनको अपने कॉलर खड़े करके रखना है और उनको ये दिखाना है कि साहब सब कुछ हम ही तय कर रहे हैं, हमारी परमिशन के बिना तो कहीं कोई चिड़ी जो है पर भी नहीं मार सकती। तो रूस से हम लोग तेल खरीद रहे थे, खरीद रहे हैं, खरीदते रहेंगे। बिल्कुल। जनवरी के मुकाबले फरवरी में हमने ज्यादा तेल खरीदा है। अब मार्च में तो इतना तेल आ रहा है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। समुद्र में उनके जितने टैंकर थे जो स्ट्रेट हॉर्मुज़ के बाधित होने की वजह से वो थम करके रह गए थे, वो सारे के सारे मॉस्को ने भारत की तरफ मोड़ दिए हैं और भारत ने भी हरी झंडी दिखा दिया कि ले आइए। तो ये झेप मिटाने वाली हरकतें होती हैं जो अमेरिका के ये वित्त मंत्री बेसेंट जो हैं, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मुझे उनके बारे में बड़ी गंदी सी जो है बातें पता है। लेकिन ये एक तो सोरोस के साथ लंबे समय तक काम कर चुका है और ये दूसरे जो है ये इसने किसी पुरुष से ही शादी की हुई है। तो ये किस तरह के व्यक्ति हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं और किस तरह के फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालते हैं। और हमारे यहाँ भी लोग लहंगा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं जब इस तरह के बयान आते हैं। इनको भी शर्म नहीं आती है, शर्म उनको भी नहीं आती, इनको भी नहीं आती। मतलब हमारे देश की शान के साथ, हमारी संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है और आप घाघरा उठा करके नाच रहे हैं, उस पर नृत्य करना शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ तो किसी ने कोई जवाब दिया नहीं, केवल एक विदेश मंत्रालय से भी नहीं, पहली बार पीआईबी के एक प्रवक्ता ने, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एक अधिकारी ने बयान जारी कर दिया कि हमें तेल खरीदने के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षाओं के संवर्धन के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इस बार तो रणधीर जायसवाल को भी ये कष्ट नहीं दिया भारत सरकार ने। लेकिन ये नहीं समझेंगे ना, ये नहीं समझेंगे इन चीजों को। इनको तो मजाक उड़ाना है, देश का मजाक उड़वाना है। सर, ये समझते होते तो राहुल गांधी को कब का समझ में आ गया होता कि नरवणे की किताब के मामले में वो कितने बड़े पप्पू बन गए। उनको तो वो भी समझ में नहीं आया। अगर शर्म होती तो ये संसद में पहुंचते नहीं दूसरे सत्र के लिए, घर में बैठे होते। लेकिन जिस बेशर्मी के साथ आ रहे हैं और रायता फैला रहे हैं और भारत की इकोनॉमी को लेकर बड़ी चिंता हो रही है इनको। आज तक सर, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, आज तक इनमें से किसी नेता के मुंह से फूटा ये शब्द? इनके जमाने में 11वीं 12वीं पोजीशन पर होते थे हम, तो उस पे उसकी कभी उन्होंने तारीफ की? तो जब ये उसकी तारीफ नहीं सर, उस हकीकत को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, तो ये कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे? इसी तरह की हरकतें करके, ऊंचा पजामा पहनकर, ईरान की तारीफ करके, खमेनी की तारीफ करके इनको लगता है कि वो वोट बैंक जो इनके साथ चिपका रहा था वो खुश हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सर। वो वोट बैंक बहुत बुरी तरह से उसमें सेंधमारी हो चुकी है। पता नहीं कितने सारे ओवैसी समेत ममता, इन सबके कितने किरदार उसमें घुस चुके हैं। तो ये सब इनको दिख रहा है कि आने वाले दिनों में इनकी नैया डूबने वाली है, इसीलिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन सर, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि जितना इस तरह की हरकतें करेंगे उतना खुद ब खुद एक्सपोज होंगे। और वही इस देश की जनता के लिए जरूरी है कि जो लोग अभी भी इनको वोट करते, कम से कम वो देखे तो सही कि ये क्या करते हैं जब इनको चुनकर संसद में भेजा जाता है कि आम जनता के सवालों को वहां पर उठाएंगे, देश हित में बात करेंगे, और ये क्या बात करते हैं ये सब देख रहे हैं। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।